Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 4th of June 2024. You are watching with Naresh Sharma. So first of all, we are going to discuss the previous day session for today. Uh, the question number 1 is Deepa Karmakar won the gold medal in sports event. She is associated with which sports? अभी रिसेंटली इन्होंने बड़ा मींस नाम अर्न किया है. She earned the gold medal in its kind of sports activity, and which is one of the kind of the first event where she got the gold medal. So it is of course gymnastics. So Deepa Karmakar ने जो गोल्ड मेडल विन किया है दैट इज इन जिम्नास्टिक्स, और वो जिम्नास्टिक्स से ही एसोसिएटेड है. Who became the first Indian gymnast to win continental title in the Asian Women's Artistic Gymnastics Championships. So कौन है जो फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट बने हैं? So she is दीपा कर्माकर. जो एशियन चैंपियनशिप हुई है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया का कोई जिम्नास्टिक्स का जो पर्सन है वो गोल्ड मेडल विन करके लाया हो, और उसमें भी वुमेन है ये तो. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दीपा कर्माकर बिलोंग टू विच स्टेट. ये किस स्टेट की है? समटाइम्स यू कैन आल्सो फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो शी इज फ्रॉम त्रिपुरा, जहां से इन्होंने जिम्नास्टिक्स में गोल्ड मेडल अर्न किया है. एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप टुक प्लेस इन. तो ये जो चैंपियनशिप हुई है एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक चैंपियनशिप जो हुई है ये कहां पर हुई है? सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय उज्बेकिस्तान इन इट्स कैपिटल सिटी दैट इज ताशकंद. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडिया डज नॉट हैज ट्रेड डेफिसिट विद. सो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट किसके साथ में नहीं था? यूएसए, चाइना, रसिया एंड सऊदी अरेबिया. सो दीज आर द थ्री कंट्रीज with these economies Indian economy has trade deficit. So इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है इन तीनों के तीनों कंट्रीज के साथ में, बट अभी यूएसए के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं था, हम पॉजिटिव में थे. Which one country was the largest trade partner of India in the last financial year? So it was China. अभी भी चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है. ट्रेड पार्टनर मीन्स हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमको एक्सपोर्ट करता है. हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, वो हमसे इंपोर्ट करता है. मीन्स टू वे ट्रेड की बात हो रही है. तो टू वे ट्रेड में अभी जो चाइना है वो लीड कर रहा है इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स में. एक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर एक इश्यू उठाया है एग्जिट पोल्स का. व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट पोल्स? एग्जिट पोल्स क्या होते हैं? आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर जो इलेक्शन है, इलेक्शन में भी स्पेशली जो वोटिंग है, वोटिंग होने के बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं, वो उन वोटिंग का एक रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, और वो एक लंप सम में होता है, और वो एक प्रेडिक्शन करते हैं कि विच पार्टी विल विन हाउ मेनी सीट्स. सो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, वो ये बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स को बैन कर देना चाहिए. आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या एग्जिट पोल्स को बैन किया जाना चाहिए? देखो इनके इसके पीछे रीजन ये क्या दे रहे हैं. ये रीजन ये दे रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं, जब एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आते हैं तो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और उससे जो सही पिक्चर है वो नहीं आती. बट देखो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि एग्जिट पोल्स को हम बैन तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो मीडिया हाउसेस हैं उनके पास, या जो पीपल हैं, जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि भाई एक्स पार्टी की इतनी वोट आज जो है सीट्स उसको मिल जाएंगी, वाई पार्टी को इतनी सीट्स मिल जाएंगी. तो ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो सबके पास में रहेगा ही, और इसको बैन करना मीन्स ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा. नेक्स्ट अब हम आते हैं क्विक एंड शॉर्ट. यहाँ इसमें जो इस आर्टिकल में एडिटोरियल आर्टिकल है द हिंदू का, इसके फर्स्ट हाफ आर्टिकल ऑफ दिस वन हैव सम बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर न्यूज और कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स, एंड जस्ट हैव अ लुक.
सो इंडियन प्रीमियर लीग की ये बात कर रहे हैं, कभी एक पर 1 वीक पहले जो ओवर हुआ था, और अभी आने वाला है आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप, और जो कि कहाँ पर हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, और वहां पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, वहां पर सैटरडे से ये स्टार्ट होने वाला है। और ये जो गेम है, इसकी बात ये कर रहे हैं कि देखो, जो विलो गेम का मतलब होता है क्रिकेट। ठीक है, जो उसका बैट बनता है विलो की वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है। इसमें कभी भी ऑफ सीजन नहीं आता, बिकॉज देखो, इसमें कई बार 2020 इंटरनेशनल चलता है, जिसमें कि वर्ल्ड कप होते हैं, और इसमें 2020 आईपीएल चलता है इंडिया में, वो होता है, प्लस इसमें होता है फिर वनडे टेस्ट मैच। तो कई सारी सीजन्स इसमें चलते रहते हैं, और उसमें कभी भी क्रिकेट का डाउनफॉल नहीं आता। व्हाट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द स्टूडेंट्स इज दैट कि इसका जो चैंपियनशिप है दैट वुड मियांडर थ्रू द यूएस एंड वेस्ट इंडीज। यहाँ से स्टार्ट होगा ये गेम। 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कितनी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो क्रिकेट की जो तीन जो फॉर्मेट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो टेस्ट मैच होते हैं, इसमें ओडीआई होते हैं, वनडे इंटरनेशनल, और 2020 होते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेन मैचेस होते हैं। और अगर हम बात करें तो जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया या ब्राजील हो गया, ऐसी बहुत सारे नेशंस हैं जहां पर फुटबॉल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब पहली बार ऐसा होगा कि कनाडा, यूएसए ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो कुछ नए पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं। बस इतने से ही पॉइंट्स इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, बिकॉज टुडे द इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो अभी अंडर प्रोसेस है। सो आज के जो न्यूज पेपर में बहुत कुछ आपको एज अ मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा नहीं, बिकॉज सारा का सारा जो न्यूज पेपर है वो इलेक्शंस की न्यूज से भरा हुआ है। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था जो उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर थी उसके रिगार्डिंग में। अब क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े रीजन को, अराउंड 12,718 हेक्टेयर्स का जो लैंड है, उसको इस जो है वाइल्ड फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और अराउंड 4.61 करोड़ का इसमें लॉस है। अब इसमें मेन बात ये कर रहे हैं कि देखो, रिक्वायरमेंट इसके रीजन्स क्या है। रीजन एक तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। बाकी क्लाइमेट चेंज से ज्यादा भी जो मेन, अगर देखो सारी की सारी चीजों को हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ देंगे, सो जो इमीडिएट प्रोसेस है, जो इमीडिएट एक्शंस हैं, वो उनको फिर हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। सो अभी हमको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए काम करना होगा, और स्पेशली फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए हमको अपनी जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको ट्रेन करना होगा स्पेशली। और फॉरेस्ट फायर के लिए हमारे पास में स्पेशल यूनिट्स बनानी होंगी हमको, चाहे वो आर्म फोर्सेस में हो या एनडीआरएफ में हो, एसडीआरएफ में हो। अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देखो, वेट किया जा रहा है अभी किसका, इस फायर को रोकने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पर स्टेप्स भी ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उसमें स्पेशली आईएमडी, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कि 4 जून तक क्या आएगी, रेनफॉल आ जाएगी। अब रेनफॉल आएगी तो इससे बहुत इजी हो जाएगा इस फायर को कंट्रोल करना, मीन्स ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू ये कंट्रोल हो जाएगी। बट अगर इसी के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो ये फायर है बहुत बड़े एरिया को फिनिश कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ये जो रेनफॉल है वो मानसून वाली रेनफॉल नहीं होगी, ये रेनफॉल होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। डिस्टर्बेंसेस, तो वेस्टर्न एरिया से जो डिस्टर्बेंस होगा उसके थ्रू रेनफॉल होगी। अब ये क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसको हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। अभी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये अपना इंडिया का रीजन हो गया, इधर आप जाएंगे तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला रीजन हो गया। इधर तो अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहाँ पर जब आप जाएंगे इजराइल और ये वाला रीजन, तो यहाँ आपको मिलेगा आपको मेडिटेरेनियन सी। होता क्या है, वहां से इस सी से कुछ विंड्स आती है इधर की तरफ, ठीक है। और ये जो विंड्स आती है यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है और नॉर्मल जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। मीन्स उस क्लाइमेट, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वेदर है, सीजन है, उसको चेंज कर देती है डिस्टर्ब करके। सो जो ये जो रेनफॉल जब मेडिटेरियन सी वाली विंड से होती है तो इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसको हम बोलते हैं। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से मोस्टली जो इंडिया में रेनफॉल होती है वो आपका हरियाणा, पंजाब और आपका दिल्ली, यूपी,
सम रीजन्स ऑफ राजस्थान, है ना, उस आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और आपका J&K हो गया। ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर मोस्टली रेनफॉल होती है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें मिले हैं इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो भी रिटायर्ड जज, फॉर्मर जज, उन्होंने लेटर लिखे हैं किसको, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को और प्रेसिडेंट को। क्या इनका कंसर्न है, ये यहाँ पर मैं आपको समरी बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, आज शाम तक आ जाएंगे। तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे कोई क्लैशेस हों, या जो पावर का ट्रांसफर है, अगर कोई दूसरी पार्टी इसमें गवर्नमेंट बनाती है तो पावर का जो ट्रांसफर होगा वो पीसफुल हो, उसमें कोई ऐसे इश्यूज ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस पर पहले से ही बी प्रिपेयर्ड रहें और इंडिया के इस इलेक्शन में अपना रोल प्ले करें, इलेक्शन के बाद में स्पेशली, जिससे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना क्रिएट हो। हालांकि इंडिया की अभी तक की हिस्ट्री रही है कि इंडिया में कभी भी इलेक्शन हुए हैं तो हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भी, मिलिट्री ने आकर के गवर्नमेंट बना दी हो, या जो है अपोजिशन पार्टी ने जबरदस्ती सत्ता को छीन लिया हो, या करप्शन के थ्रू, ऐसे हमारे यहाँ चांसेस नहीं है। और हमारे यहाँ हमेशा जो पावर होती है वो बहुत ही स्मूथली क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। जो पहले से पावर में होते हैं वो ऑफिस को जो है रेस्पेक्टफुली ऑफिस को लीव कर देते हैं और नई पार्टी को पावर के लिए जो है अलाउ करते हैं, उसको टेक्निकली उसको अलाउ कर देते हैं। सो इंडिया में कभी ऐसे चांसेस नहीं हुए कि हमारे यहाँ पावर ट्रांसफर की प्रॉब्लम्स हुई हो। हाँ, इंडिया में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इमरजेंसी जरूर हमारे यहाँ लगी थी 2-3 बार। सो उसका एक मीन्स इंडिया की डेमोक्रेसी पर एक ब्लैक स्पॉट है। अदरवाइज वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें इंडिया को एक मीन्स सम्मान और रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ हमेशा जो भी इलेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट डे भी हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।